नमस्कार। आप साहित्य तक पर हैं। मैं जयप्रकाश पांडे हूँ। कार्यक्रम है बुक कैफ़े और बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में महामारी का रोजनामचा 2020-2021 इस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ। इसके रचनाकार हैं सोरित गुप्तो। उन्होंने संकलन और चित्रांकन भी किया है और यह पुस्तक अपने आप में एक अलग तरह की पुस्तक है। हर लिहाज से यह सियासत, समय और समाज के बीच मनुष्य और मनुष्यता के पिसते जाने का वह आख्यान है जिसे हम बदलते समय के साथ भूलने लगे हैं। बहुत लंबा अरसा नहीं बीता है जब कोविड काल ने हमें जीवन की सच्चाई और उसकी नश्वरता, अमानवीयता के बीच मनुष्यता के पलते रहने और क्षणभंगुर जीवन की सत्य को दिखाया था। लेकिन क्या हम उसे याद रखें? यह पुस्तक का रचनाकार कहता है कि अक्षय वक्त के बारे में तो नहीं जानता, पर हर बुरे वक्त का अपना एक खास चेहरा होता है। कभी वह दंगों की शक्ल में आता है तो कभी अकाल, बाढ़ और युद्ध की शक्ल में। सदियों में एक बार यह महामारी की शक्ल में भी आता है। 1919 में एक महामारी आई थी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इस लेखक के दादाजी और उनके साथ के लोगों ने इस महामारी को जिया और उसके बाद की जो पीढ़ी है 1919 के बाद, उसने सीधे सीधे 2019 के बाद कोविड को जिया। एक महामारी जिसने हजारों लाखों लोगों को, कोई भी महामारी आती है तो हजारों लाखों लोगों को अपने साथ ले जाती थी और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन यह महामारी अब से पहले की महामारियों से कई मायनों में अलग थी। क्यों? क्योंकि महामारियां इंसान को हमेशा, पूरी आबादी को दो हिस्सों में बांट देती हैं। एक हिस्सा उन लोगों का होता है जो महामारी के शिकार बनते हैं और दूसरा हिस्सा वो होता है, उन लोगों का होता है जो बच जाते हैं, महामारी से जिंदा रह जाते हैं। महामारी से जो चले गए उनके और उनके परिवार के लोगों का कष्ट अलग होता है और जो बच जाते हैं उनके ऊपर बचे लोगों की जिम्मेदारी की जो कहानियां होती हैं, यह पुस्तक उसी जिम्मेदारी को पूरा करने का एक अनूठा एहसास। खास बात यह कि लेखक अपनी भूमिका में यह बताता है कि मानव सभ्यता ने अब तक केवल 10-12 वैश्विक महामारियों को देखा है और उसे इस बात को समझ जाना चाहिए था कि महामारी का अर्थ क्या होता है। लेखक इस बात से भी ज्यादा महामारी की विडंबना और पीड़ा से अधिक इस बात पर भी दुखी है कि 24 मार्च 2020 की रात में 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को टेलीविजन पर संबोधित करते हैं और तुरंत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं और जनता को केवल 12 बजे तक का समय देते हैं। यानी अगले 21 दिनों की जिंदगी के जरूरी सामानों को जुटाने के लिए 130 करोड़ लोगों के पास केवल 4 घंटे होते हैं। इस 4 घंटे में आप अपने जीवन के आने वाले समय का, जो 21 दिन नहीं था बल्कि आने वाले समय में उसे और भी बढ़ाया गया था 14 दिन, और उसके बाद भी आखिर आप क्या कुछ कर सकते थे? घर की कितनी चीजें जुटा सकते थे? अपने घर कैसे पहुंच सकते थे? सब्जी, राशन, दूध, दवा, जरूरी चीजों को खरीदने के अलावा अपने साधन से कैसे पहुंच सकते थे गांव? खास बात यह कि लगातार सरकारों ने इस महामारी के दौरान भी झूठ बोला। जो सक्षम लोग थे उन्होंने झूठ बोला और ये बाकायदा इसमें जो प्रचार माध्यम हैं उनकी भी अपनी भूमिका थी। यूरोपीय समाज से लेकर बची खुची जो मानवीय संवेदना है, समाज के शिक्षित वर्ग की, सक्षम वर्ग की, प्रशासन की, जिसको संवेदनशील होना चाहिए, वे लोग बर्बरता की हद को लांघ गए थे। लेकिन इन सब के बीच मानवता किस तरह से जिंदा रहती है? कुछ लोगों ने अपनी बीवी के जेवर बेच के लोगों की मदद की, कुछ लोगों ने अपनी पूरी पेंशन मरीजों के देख रेख में खर्च कर दी,
कुछ लोग साइकिल पर बैठा के लोगों को पहुंचाते रहे। यानी इंसानियत का जो परचम है वह सक्षम और सामर्थ्यवान लोगों की तुलना में आम मनुष्यों ने उठाया। यह किताब कई अर्थों में चित्रकला के साथ है, लेकिन बहुत ही अनूठी किताब है, डायरी की शक्ल में दर्ज है। और 25 मार्च 2020 को पर इस तरह से यह पुस्तक शुरू होती है। मैं केवल 2 हिस्से इसका पढ़ूंगा और बीच की जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बता चुका हूँ। शहर की नींद किसी ट्रक, बस या बाइक की आवाज़ से नहीं खुलती। शहर की नींद खुलती है चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ में। ऐसा आखिरी बार कब हुआ था, शहर को याद नहीं। उससे पूछो तो वह केवल इतना बताता है, जनता कर्फ्यू। क्या होता है जनता कर्फ्यू, इससे लेखक शुरू करता है। हर पृष्ठ पर चित्रांकन है। कोविड की महामारी किस तरह से 1 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर से शुरू होती है, किस तरह से वह तेज़ी से बढ़ती जाती है, और 1 दिसंबर से शुरू हुई यह बीमारी किस तरह से 30 जनवरी को भारत में पहली बार केरल में पहुंचती है, और किस तरह से लोग उस दौरान मार्च में शुरुआत में राजनीति करना शुरू करते हैं। स्कूल कॉलेज धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। गो करुणा गो का जाप शुरू हो जाता है और गौमूत्र पर राजनीति गरमाने लगती है, और आपदा में अवसर की तलाश होनी शुरू होती है। और हमारे देश में लेखक इस बात पर चिंता जाहिर करता है कि इतने बड़े देश में किस तरह से महामारी और मजाक का छोटा सा फर्क भी मिटा दिया जाता है, और सक्षम लोग भी किस तरह से इस बीमारी के दौरान अपने को अक्षम पाते हैं। गो करुणा गो से शुरू करके चीन में जिसकी शुरुआत हुई थी, बाकायदा लेखक आगे के पन्नों में महामारी और सांप्रदायिकता, लॉकडाउन और प्रवासी मजदूर, महामारी में इंसानियत, किस तरह से युद्ध काल का कानून लागू होता है, किस तरह से घरेलू हिंसा महामारी के दौरान बढ़ती है, किस तरह से बेघर होने लगते हैं लोग, किस तरह से गरीबी से आत्महत्या करने लगते हैं, और इसी दौरान दुनिया में किस तरह से जनता जागरूक होती है। यहाँ तक कि जापान के प्रधानमंत्री जो अपनी एक फ़ोटो ट्वीट करते हैं जिसमें वे आराम से लेट के सोफे पर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे हैं, उनका कुत्ता भी उनके साथ है, और लोगों को संदेश देते हैं कि घर में रहिए, जिस पर लोग उनको पूछने लगते हैं कि आप अपने आप को समझते क्या हैं। और उस दौरान भारत में क्या स्थिति होती है, लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों को लेकर, सरकार को लेकर किस तरह से प्रशासन जो है उनके ऊपर फेंकने लगता है, यहाँ तक कि रसायन का छिड़काव करता है। इसी दौरान किस तरह से जो सक्षम लोग हैं, बबीता फोगाट की भी बात करते हैं, छब्बू मंडल की कहानी बताते हैं, इंसानियत में जो कदम ताल करते हैं। खास बात इस रचनाकार की, लेखक की ये है कि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान, पूरे उन सालों में, 2 सालों में जो कुछ घटता है, 2 साल यानी 2020 और 2021 में, उनको यहाँ पे दर्ज किया है। उनमें मानवता भी है, इंसानियत भी है, दैवी शक्तियों की भी बात करते हैं, उनका भी उपहास उड़ाते हैं कि किस तरह से देवी देवताओं से कोविड माई को जोड़ दिया जाता है, कोरोना भगवान को जोड़ दिया जाता है, ऑनलाइन क्लासेज होते हैं उनका बच्चों पर क्या असर होता है। आरोग्य सेतु की भी बात करते हैं, यहाँ तक कि पीएम केयर फंड की भी बात करते हैं कि किस तरह से आपदा में अवसर की तलाश समय समय पर की गई, किस तरह से शमशान पे, घाटों पे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कई बड़े लोग इस दौरान शिकार होते हैं, जिनमें राजन मिश्र जैसे लोगों का भी जिक्र उन्होंने किया है। इसी के साथ साथ रोटी और कपड़ा बैंक कैसे चलता है, शमशान घाट के साए में किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। कुल मिला कर इंसानियत, समाज, सरकार, प्रशासन, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सक्षम, अक्षम, इन सब की बात करते हुए आखिरी पृष्ठ पर जो यह लेखक कहता है कि महामारी ने किस तरह से दुनिया को बदला,
और हमें इस बात पर सोचने के लिए बाध्य किया कि हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि हमें कुछ भी याद नहीं है। मैं लेखक के शब्दों को ही, उन्हीं के अक्षरों को पढ़ देता हूँ, उन्हीं के वाक्य को, आपको समझ में आएगा कि किस पीड़ा से रचनाकार गुजरे हैं। और वाकई अगर हम जागरूक हैं और हमें समझ है तो हमें उस काल को भूलना नहीं चाहिए, उस कालखंड को भूलना नहीं चाहिए। वे लिखते हैं, हम इंसान अपनी बुरी याददाश्त के लिए बदनाम हैं। याददाश्त कमज़ोर रहने का फ़ायदा यह है कि हम अपनी बुरी यादें, बुरे अनुभवों को भूल जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। पर बुरी यादों को बहुत जल्दी भूलना शायद हमेशा ठीक नहीं होता। कोविड की महामारी में लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प कर मर गए। ऐसा नहीं था कि हवा में अचानक ऑक्सीजन घट गया था, हुआ बस इतना था कि हम सांस लेकर उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लोग हजारों लाखों रुपए लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक ऑक्सीजन सिलेंडर या किसी अस्पताल के एक बेड की आस में इधर से उधर भटक रहे थे। हमें शायद पहली बार सांस जैसी एक आसान और सामान्य चीज की अहमियत को समझने का मौका मिला था। काश कि हम हवा की अहमियत को समझ पाते तो शायद आने वाले दिनों में उन तमाम कामकाज पर पाबंदी लगाते जिससे हवा प्रदूषित होती है। काश कि हम समझ पाते कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भविष्य की पीढ़ियां शायद ही इस बात पर यकीन करें कि जहां किसी मई के महीने में ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़प रहे थे, महज जुलाई में राजस्थान में एक बकरी चुराने के शक में किसी युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा गया। दिसंबर में कपूरथला में निजामपुर मोड़ में युवक की कथित तौर पर गुरुद्वारा साहिब में निशान साहब की बेअदबी के आरोप में भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पीट पीट कर हत्या कर दी। आने वाली पीढ़ियों को शायद ही इस बात पर यकीन हो कि जिस रूस में 16 अक्टूबर 2021 के दिन कोविड से कुल 1002 मौतें रिकॉर्ड की गई, उसी रूस ने महज कुछ साल बाद ही 24 फरवरी 2024 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यह सब शायद हमारी कमज़ोर याददाश्त का नतीजा था कि हम महामारी के बुरे दिनों को भूलकर सामान्य जिंदगी में लौटने लगे थे। शहर भी अब सामान्य हो चला था। शहर की नींद अब एक बार चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि ट्रैफिक के शोर की आवाज़ से खुलने लगी थी। सोरितो गुप्तो को इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए जो झकझोर सकती है, लोगों को जगा सकती है, चित्र के साथ ही यह पुस्तक है, बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक को हर किशोर वय के लड़के को, युवा वर्ग के लड़के को और हर उस व्यक्ति को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जिसको मानवीय मूल्यों में विश्वास है, जो अपने समाज और दुनिया का एक अलग नक्शा देखता है, जो यह जानना चाहता है कि दुनिया को वाकई कहाँ पहुँचना चाहिए, मनुष्यता की, मानवीयता की कितनी आवश्यकता है अवसरवाद की तुलना में, सत्ता की तुलना में, थोथी राजनीति की तुलना में। सोरित गुप्तो का जन्म 3 मई 1970 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने प्राणी विज्ञान में MSc की उपाधि हासिल की है। बंटी और बबली, पीयू और उसके जादुई दोस्त, ये किताबें आ चुकी हैं। भारतीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं में कई पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। समाज पर नोटबंदी के असर पर छानबीन करती हुई एक पुस्तक नोटबंदी की ओट में, व्यंग्य संग्रह दिल्ली बाइस्कोप, डाउन टू अर्थ पत्रिका में बैठे ठाले नियमित स्तंभ लिखते हैं। लगातार कई अखबारों में वो कार्टून बनाते रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। उसकी एक पत्रिका के चीफ कार्टूनिस्ट हैं। चूँकि वो जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, इसलिए इस पुस्तक में उनके कार्टूनों का असर भी दिखता है। बहुत अच्छे चित्र हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है राजकमल पेपरबैक्स को। और सोरित गुप्तो को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने भारतीय समाज को, दुनिया को एक ऐसी पुस्तक सौंपी। इस पुस्तक में का मूल्य 599 रुपये है। चित्रों के साथ ही यह पुस्तक है, विशेष आकार की पुस्तक है, इसलिए पृष्ठ संख्या का कोई जिक्र
मैं नहीं करूँगा। इस पुस्तक को खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको विधा विशेष की पुस्तक का चयन करने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक किताब के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।